बीजापुर गांव में हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पूनम की रात थी और हवाओं में सरसराहट जैसे किसी अदृश्य शक्ति का आभास दे रही थी। ठाकुर भानु प्रसाद की हवेली दूर से ही किसी विशाल शक्ति ने पकड़ रखी हो वैसी दिख रही थी, जो एक भूतिया कहानी की तरह सजी थी। हर कोई जानता था कि ठाकुर का बेटा रामू शहर से लौट रहा था, पर इस खुशखबरी के पीछे एक पुरानी काली रात की छाया थी। ठाकुराइन, अब बस करो, क्यों उस रात को याद करती हो? सब भूलने की कोशिश करो। कैसे भूल जाऊं ठाकुर साहब, मेरा लाल पूरे 20 साल बाद लौट रहा है। आंखें तरस गई हैं उसे देखने को। ना वो भयानक रात आती और ना। अब बस भी करो, क्यों वो सब याद करती हो? इतने में अचानक हवेली के दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। हर कोई चौंक जाता है और हवेली के कुत्ते भौंकने लगते हैं। एक पल के लिए हवेली में खामोशी छा जाती है, जैसे किसी अनजानी मुसीबत का आभास हो। ठाकुर ठाकुराइन एक दूसरे की ओर देखते हैं। ठाकुर हवेली के भारी दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, गेट के बाहर एक अजीब सी परछाई नजर आती है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चांद की रोशनी में वो परछाई धुंधली और भयानक लग रही थी। ठाकुर ने देखा वो रामू की गाड़ी थी। अरे ठाकुराइन, जल्दी करो, रामू आ गया। रामू गाड़ी से उतर ही रहा था कि उसकी नजर सड़क के उस पार हवेली के ठीक सामने बनी छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी, जिसमें एक लाल रंग की साड़ी पहने सुंदर सी लड़की बस उसे ही एकटक देखी जा रही थी। ये कौन है? कितनी सुंदर है। रामू उस लड़की के पास जाता, इससे पहले ही ठाकुराइन उसे आवाज लगाती है। आ गया मेरा लाल। ठाकुर ठाकुराइन अपने बेटे को देखकर भावुक हो जाते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। माँ, पापा, आप क्यों रो रहे हो? देखो मैं आ गया। वैसे भी आप ही ने मुझे खुद से दूर किया था। मैं तो कब से बेचैन था आपसे मिलने को। खैर, छोले पूड़ी की खुशबू आ रही है, चलो जल्दी चलो। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, खूब बातें करता है और फिर सब सो जाते हैं। लेकिन रात के करीब 3 बजे छोटे पंडित की दरवाजे पर दस्तक होती है। हे भगवान, इतनी रात को कौन आया है? आ रहा भाई, अब क्या दरवाजा कुंडी उखाड़ कर ही मानोगे? छोटू पंडित ने देखा कि चंपा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है और फिर पुरानी हवेली के पीछे बने कुएं की तरफ जाने लगती है। ओहो, आज तो चंपा खुद आई है। लगता है आज सारी दूरियां खत्म हो जाएंगी। अब मैं भी घोड़ी चढ़ूंगा, मजा आएगा। छोटू पंडित चंपा के पीछे पीछे कुएं के पास पहुंचता है, जहां चंपा कुएं के ऊपर खड़ी होकर उसकी तरफ देखते हुए एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। अरे इसको क्या हुआ? कहीं कोई चुड़ैल आत्मा तो नहीं घुस गई? कहीं सुमन? नहीं, वो हुई तो मैं तो गया। छोटू पंडित डर से कांप ही रहा था कि तभी चंपा कुएं में छलांग लगा देती है। ये देखकर छोटू पंडित डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन जब पीछे मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि चंपा उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। चंपा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हुश हुश, तू मेरी चंपा नहीं हो सकती। कौन है रे तू? इतनी जल्दी भूल गए छोटे पंडित, मैं आ गई हूँ। छोटू पंडित डर के मारे वहीं चक्कर खा के गिर पड़ता है। फिर अगली सुबह रामू और ठाकुर कुएं के पास छोटे पंडित को बेहोशी की हालत में देखते हैं। ना जाने पापा, ये पंडित जी कुएं के पास क्या कर रहे हैं? लो, अब इन्हें भी होश आ गया। वो आ गई है ठाकुर जी, वो आ गई है। मुझे जाने दो, जाने दो, वरना कुआरा ही मर जाऊंगा। इतने में ठाकुराइन चंपा को आवाज लगाती है और उसे देखकर छोटे पंडित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मम्मी! ये इन्हें क्या हुआ है और किसकी बात कर रहे थे? कौन आ गई है? कुछ नहीं बेटे, तुम जाओ अपने कमरे में, छोटा पंडित पागल हो गया है। रामू कमरे की जगह हवेली के बाहर उसी झोपड़ी के पास जाता है, जहां उसने कल खूबसूरत लड़की को देखा था, जिसका नाम रीमा था। सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीमा है, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ठाकुराइन गुस्सा करेंगी। मैं तो ऐसे ही। वैसे आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? ऐसे ही दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। रामू रोजाना ठाकुर ठाकुराइन से बचते बचाते रीमा से मिलता है और फिर एक दिन, रीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। रीमा के हाँ कहते ही जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। आसमान अचानक से काला पड़ जाता है और जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है।
जैसे मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। ना जाने ये मौसम को क्या हुआ। अच्छा मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। एक बार फिर रात के करीब 3 बजे छोटे पंडित का दरवाजा खटकता है। हे भगवान, ये चंपा चमेली भूतनी चुड़ैल सब मेरे पीछे छोड़ दी है क्या? अरे जाओ जाओ, आगे जाओ, मैं नहीं खोलूंगा। बार बार दरवाजा खटकने के बाद भी छोटू पंडित दरवाजा नहीं खोलता। और फिर अगली सुबह, ठाकुर साहब जल्दी आइए, ठाकुर साहब जल्दी आइए, वहाँ कुएं के पास अनर्थ हो गया ठाकुर साहब। ठाकुर, रामू, बिरजू और सभी गांव वाले कुएं के पास पहुंचते हैं, जहां गांव का एक आदमी मरा पड़ा था। इतने में ही छोटू पंडित बोला था मैंने, पहले ही कहा था कि वो आ गई है, किसी को नहीं छोड़ेगी। देखा है मैंने उसे। अरे कल रात को भी आई थी, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन इस आदमी ने खोल दिया, और देखो क्या हाल हुआ है इसका। पर छोटू पंडित ये बताओ कौन लौट आई है? अरे सुमन का नाम सुनते ही गांव वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। बाद में सभी अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। अब से हर रोज गांव वाले शाम के 6 बजते ही खिड़की दरवाजे बंद कर घर के अंदर बस भगवान का नाम जपने लगते हैं। और इधर रामू, पापा पहले तो मुझे बताओ कि ये सुमन कौन है और मुझे आप घर से बाहर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? तू कहीं नहीं जाएगा बस। हाँ, तू कहीं नहीं जाएगा और कोई सुमन वुमन नहीं है। ये गांव वाले तो पागल हैं। जा कमरे में जा। रामू गुस्से में कमरे में चला जाता है। वहाँ ठकुराइन बेहद परेशान होने लगती है। क्या सोच रही हो? आप मानेंगे नहीं शायद, लेकिन कल रात को मैंने रामू को घर से बाहर जाते देखा। मुझे लगा वो रीमा के पास जा रहा है, और जब मैं उसके पीछे पीछे गई तो मैंने देखा उसने छोटे पंडित के घर का दरवाजा खटखटाया और फिर बिरजू के घर की तरफ निकल गया। क्या कहना चाहती हो? ये सब मेरे बेटे ने किया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा बेटा है वो। दूर खड़ी चंपा इन दोनों की सभी बातें सुन लेती है। वो रात को कमरे में जाती है जहाँ रामू अकेले में कुछ बड़बड़ा रहा था। छोटे मालिक, आपके लिए चाय नाश्ता। इतने में रामू गुस्सैल आंखों से चंपा को देखता है और एक डरावनी हंसी हंसता है। मालकिन! ठाकुर ठकुराइन चंपा की चीख सुन रामू के कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ रामू बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन चंपा के होश उड़े हुए थे। चंपा हवेली से निकलकर सीधे पुराने मंदिर में जाती है और पुजारी जी से मिलती है। अब आप ही बताइए पुजारी जी, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। छोटू पंडित कहता है सुमन लौट आई है, तो फिर ठकुराइन और मैंने जो रामू बाबा का रूप देखा वो क्या था? ये सब जानता हूँ, लेकिन कुछ है जो मुझसे छुप रहा है और उसके लिए मुझे हवेली जाना होगा। इसके बाद दोनों हवेली पहुँचते हैं। प्रणाम पुजारी जी, हम बस आपके पास ही आ रहे थे। ना जाने गांव में क्या क्या शुरू हो गया है, हर कोई डरा हुआ है और हमारा बेटा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पुजारी जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। इस हवेली पर गहरा संकट मंडरा रहा है, कुछ अनर्थ होने वाला है, पर अमावस्या को आप बस अमावस्या तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खासकर रामू बेटे का। आखिरकार अमावस्या की रात आ ही जाती है। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे गांव में रोशनी थी सिवाय रीमा की झोपड़ी के। इतने में रामू के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये तो रामू की चीख है। ठाकुर और ठकुराइन जब रामू के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था, बल्कि रामू तो हवेली के पीछे खंडहर में उल्टा लेटा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। बचाओ माँ, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। देखते ही देखते पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और रामू की ये हालत देखकर हैरान रह जाते हैं सब लोग। इतने में पुजारी भी वहां पे पहुंच जाते हैं। मैं जानता था कि तू आज यहाँ जरूर आएगी, लेकिन यूं कायरों की तरह आएगी ये नहीं जानता था। ये पुजारी जी किससे बातें कर रहे हैं? यहाँ तो रामू है, पर रामू महिला तो नहीं है, फिर आएगी? लगता है पुजारी जी बौखला गए क्या? इतने में छोटू पंडित की नजर रामू के पीछे खड़ी परछाई पर पड़ती है, जो किसी और की नहीं सुमन की थी। छोड़ दे इस बच्चे को, क्या चाहिए तुझे? क्यों इस बच्चे को सता रही है? क्यों इसके हाथों खून करवा रही है? जा पुजारी जा, तेरे कहने से छोड़ दिया। वैसे भी मैं यहाँ ठाकुर ठकुराइन को मारने आई हूँ। पूरा गांव सुमन की बातों से हैरान था कि सुमन ठाकुर ठकुराइन को क्यों मारना चाहती है। इतने में यहाँ रीमा भी आ जाती है।
माँ, तुम मेरे रामू को क्यों सता रही हो? बस भी करो। क्या बिगाड़ा है मेरे रामू ने तुम्हारा? ये तो आज खुद ठकुराइन बताएगी। इतना कहते ही रीमा अपनी शक्तियों से ठकुराइन का हाथ मोड़ देती है। ठकुराइन दर्द से तड़पने लगती है, लेकिन पुजारी जी उसे बचा लेते हैं। अभी भी वक्त है ठकुराइन, सब सच सच बता दो। कैसा सच? क्या हो रहा है? मुझे बताओ माँ, कौन है ये रीमा? मैं बताता हूँ। सुमन रीमा की माँ है और मेरी प्रेमिका। आज से 22 साल पहले की बात है, तेरा जन्म हुआ ही था। सुमन भी छोटी सी रीमा को लिए इसी गांव में रहने आई थी। पहली बार देखते ही मैं सुमन की खूबसूरती में खो गया। हम दोनों को प्यार हो गया, लेकिन एक दिन ठकुराइन ने मुझे और सुमन को एक साथ देख लिया। ठकुराइन की धमकी की वजह से मैंने सुमन को मार दिया और घर के पीछे कुएं में फेंक दिया। पर जब सुमन की आत्मा लौटी तो छोटे पंडित की मदद से उसे कैद कर दिया। लेकिन मरने से पहले रीमा ने श्राप दिया कि रामू और रीमा जिस दिन मिलेंगे तब से अगली अमावस्या हमारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। इसलिए हमने रामू को शहर भेज दिया। इसलिए आप मुझे गांव नहीं आने देते थे? ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने चंपा को चुड़ैल वाले रूप में देखा और रामू को ठकुराइन ने, तो वो क्या था? वो मेरा छल था। रीमा पीछे से चुपचाप निकलकर पुलिस को बुला के लेके आती है और ठाकुर को पुलिस के हवाले कर देती है। इधर ठकुराइन रामू और रीमा की शादी करवा देती है। बाद में ये सब देख के सुमन की आत्मा को शांति मिल जाती है। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।